मेरठ में 5 बजे तक 55.70% मतदान। हापुड़ में 3 बजे तक 61% मतदान हुआ। तो लगातार हमारे साथ तमाम गेस्ट बने हुए, सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ अलग अलग जगहों से संवाददाता तो बने हुए हैं, साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बिलाल सब्जवारी भी बने हुए हैं। बिलाल जी, जिस तरह से मतदान के प्रतिशत की मैं बात कर रही थी, 5 बजे तक यदि देखा जाए तो 50%, 55% से ऊपर मतदान हुआ है, लेकिन कोरोना के बाद ये जितना मतदान हुआ है उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, काफी इम्प्रूवमेंट है मतदान में। अगर पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार का मतदान देखा जाए तो यकीनन इसमें 4-5% की इसमें बढ़ोतरी नजर आएगी। हालांकि जाड़े भी थे, ठंड शीत लहर थी, ठंडा मौसम था। जो मतदान बढ़ा है वो 1 बजे के बाद बढ़ा है, जब लोगों को थोड़ा सा राहत महसूस हुई, धूप निकली, लोग अपने घरों से वोट डालने निकले। सुबह से लोग निकलने शुरू हो गए थे, लेकिन इसमें इतनी तीव्रता नहीं थी क्योंकि ठंड और शीतलहर का असर देखा जा रहा था। मतदाताओं का जो रुझान होता है, दरअसल वो उनकी कंफर्टेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, हालात पे भी डिपेंड करता है और उनकी अपनी जागरूकता पे भी डिपेंड करता है। मतदाताओं ने सभी तरह के मुद्दों पर वोट दिया है। बहुत सारे लोगों ने शासन व्यवस्था पर वोट दिया है, बहुत सारे लोगों ने कन्याओं की सुरक्षा पर वोट दिया है, बहुत सारे लोगों ने किसानों के मुद्दे पर वोट दिया है, बहुत सारे लोगों ने बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट दिया है और ज्यादातर लोगों ने महंगाई के विषय को भी चुना है। तो कुल मिलाकर सभी तरह की मुद्दे इस चुनाव में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप बात की जाए तो पश्चिम उत्तर प्रदेश जो जाट बेल्ट कहलाई जाती है, किसान बेल्ट कहलाई जाती है, ये अल्पसंख्यक बहुल इस क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंदर जो ओवरऑल माइंड सेट रीड करने की कोशिश करेंगे तो अर्बन क्षेत्रों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आया। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों पर गठबंधन के प्रत्याशी मेरा ख्याल है बढ़त बनाए। जी बिल्कुल, आपके पता हमारे साथ आगरा से अजेंद्र लगातार बने हुए हैं। जी अजेंद्र, आगरा की यदि बात करें तो 55% से ऊपर मतदान शाम 5 बजे तक हो चुका था, लेकिन जिस तरह से बिलाल जी का भी कहना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में तमाम मुद्दे तो हैं ही, लेकिन एक तरफ जिस तरह से गठबंधन की बात हो रही है और दूसरी तरफ धर्म की राजनीति की बात हो रही है। आगरा की यदि हम बात करें तो आगरा का वोटर क्या चुनकर वोट कर रहा है? देखिए, आगरा की अगर हम बात करते हैं तो आगरा में कुल मिलाकर 9 विधानसभाएं हैं। अगर हम पिछले इतिहास की बात कर लेते हैं तो 2017 में सभी 9 विधानसभा सीटों पर भगवान आया था और भाजपा ने की थी। लेकिन इस बार का जो चुनाव है, इस बार का चुनाव पिछली बार से अलग दिखाई देता है। जो मोदी लहर और योगी लहर 2022 के चुनाव की हम बात कर लेते हैं तो तमाम वोटर यहाँ आते हैं जो नाराज हैं और कई वोटर ऐसे हैं जो खुश भी हैं। लेकिन अगर मतदान की बात करें तो 5 बजे तक 56.4 का %% का मतदान यहाँ पर हुआ। लेकिन अगर जब देखा जाए 20 से 25 मिनट का समय बचा है। दिखाना चाहूंगा आपको कि अभी हम जहाँ पर खड़े हुए पोलिंग बूथ पर, ये आगरा कॉलेज में पोलिंग बूथ है। यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी भी लोग यहाँ से मतदान करके जा रहे हैं और क्योंकि समय नजदीक आ गया है, कुछ लोग अभी जो रह गए हैं वो भी आ रहे हैं। लेकिन एक तरह से माना जा रहा है कि वोट का परसेंटेज जो पिछली बार की अगर हम बात कर लें तो 63% यहाँ पर मतदान हुआ था। माना ही जा रहा है कि जो नतीजे अब जो 6 बजे का समय जो नजदीक आने वाला है तो तकरीबन जो पिछली बार जो परसेंटेज चुनाव का था वो परसेंटेज ही शायद इस बार रहेगा। लेकिन मुद्दे बिल्कुल अलग हैं और लोगों से ही जान लेते हैं कि आखिर उनके क्या मुद्दे हैं, किस पर उन्होंने चुनाव जो वोट मतदान किया है और पिछली बार की अपेक्षा उस बार उन्होंने क्या देखा है। आप बताइए अपना। मेरा नाम रईस उद्दीन है। किन मुद्दों पर आपने वोट किया है? मैंने विकास के मुद्दे वोट किया है और मैं चाह रहा हूँ कि आगरा का विकास हो और उत्तर प्रदेश का विकास होना चाहिए। क्या मानते हैं कि 2017 में जो चुने गए वो ठीक थे या नहीं ठीक? नहीं, ठीक तो सर, लेकिन पार्टी तो अपनी ठीक है, लेकिन पार्टी के जो लोग हैं वो थोड़ा बिगाड़ पैदा करते हैं, जो चीज नहीं होना चाहिए इंडिया के अंदर। मैं तो चाहता हूँ कि मोहब्बत के साथ सारे काम होना चाहिए। तो और भी लोग हैं, आप बताओ क्या नाम है, किन मुद्दों पर लेकर वोट कर रहे हैं? विकास है। युवा किसको पसंद कर रहे हैं? युवा अखिलेश यादव को पसंद कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने काफी आगरे के अंदर काम करा था, उसके लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पसंद करा युवा।
तमाम यहाँ पर जो अलग अलग मत हैं लोगों के, क्योंकि ये वोट का अधिकार है और वोटर की ही ये ठीक है। सरकार है, वोटर को अपने मत का प्रयोग करने का बिल्कुल अधिकार है। जी बिल्कुल अजेंद्र, आपके पास लौट के आएंगे। हमारे साथ मथुरा से गिरधर पचौरी भी बने हुए हैं। जी गिरधर, उत्तर प्रदेश की राजनीति में यदि इस बार बात की जाए तो एक तरफ जाति, दूसरी तरफ धर्म, और उस धर्म में मथुरा का भी नाम जोर शोर से आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। बार बार कहा जा रहा था कि अयोध्या काशी के बाद मथुरा की बारी है। क्या लगता है आपको कि ये मुद्दा मथुरा में हावी रहा है चुनाव के दौरान? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अब की बार मथुरा प्रदेश की राजनीति में मथुरा का मुद्दा गरमाया गया था, क्योंकि अब की बार कहा गया था कि अब की बार जन्मभूमि का मंदिर बन चुका है, अब भगवान श्री कृष्ण मथुरा की नगरी की बारी है। मथुरा को मुद्दा बनाया गया था। मथुरा में जैसे आप देख सकते हैं कि लगातार हम अपने दर्शकों को भी अपडेट दे रहे थे कि मथुरा कृष्ण जन्मभूमि को एक मुद्दे के रूप में दिखाया जा रहा था और यहाँ दिग्गजों का जमावड़ा रहा है। जितने भी बड़े दिग्गज हैं, अगर हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री बनने के बाद 22 बार मथुरा आए थे, और इसके साथ ही जनसंपर्क की भी बात करें तो 3 बार मथुरा आकर उन्होंने जनसंपर्क यहाँ लोगों के साथ में किया था, अपने प्रत्याशियों को वोट देने की बात कही थी। वहीं अगर दूसरे पार्टियों की भी अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस, प्रियंका गांधी यहाँ आई थी, रोड शो किया था। उसके बाद में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव आए थे, जयंत चौधरी आए थे। जितने भी दिग्गज हैं सभी ने मथुरा में डेरा डाला था। उसके साथ ही भाजपा की रक्षा मंत्री, गृह मंत्री मथुरा पहुंचे, उन्होंने लगातार जनसंपर्क किया, अपने प्रत्याशियों को वोट देने के लिए जनता से अपील की। लेकिन अगर कहीं हम बात करते हैं चौबैया मुद्दे की, तो ये मुद्दा इस चुनाव में मुझे लगता है कि सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि हम जिस तरह से जनता के बीच जा रहे हैं, लगातार जनता से बात कर रहे हैं, तो जनता बेरोजगारी और विकास के मुद्दे पर बात करना चाह रही है। सभी जगह बेरोजगार और किसान मुद्दा जो था, किसान आंदोलन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। जिस तरह से पिछली बार हमारे 5 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा सीटों पर कमल खिला था, लेकिन अब की बार की स्थिति भाजपा के लिए इतनी आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो रहा है इतनी आसान नहीं है। यहाँ पर जो मुकाबला है भाजपा से जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा यहाँ कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, हमारे साथ हापुड़ से अमन त्यागी भी बने हुए हैं। जी अमन, हापुड़ की यदि बात करें तो कितने प्रतिशत तक मतदान हुआ है? साथ ही साथ स्थानीय मुद्दों की बात करें तो क्या स्थानीय मुद्दे यूपी के तमाम मुद्दों के आगे वोटरों की पहली पसंद बन रहे हैं? क्या उसके आधार पर वोटिंग की जा रही है? हापुड़ की बात करें तो हापुड़ में 3 विधानसभाएं लगती हैं, धौलाना, हापुड़, सदर और गढ़मुक्तेश्वर। और परसेंटेज की बात करें तो अब तक 62% जो है यहाँ पर वोट पड़ चुकी हैं। और आपको बता दें कि जैसे जैसे सुबह का सूरज दिखा तो यहाँ पर केवल काफी मतदाताओं में जो है एक उत्साह दिखाई देने को लगा युवाओं में, क्योंकि इस बार जो है एक तो विकास और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर जो है यहाँ पर मतदाताओं ने वोट डालने का काम किया है। जी बिल्कुल, हमारे साथ बिलाल जी भी लगातार बने हुए हैं। बिलाल जी, जिस तरह से हम तमाम लोगों से यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करें तो स्थानीय मुद्दे तो लोगों के हैं, जिनको कुछ लोग बोलते भी हैं, कुछ लोग बोलते नहीं, साइलेंट वोटर हम बोलते हैं। लेकिन साफ तौर पर यदि देखा जाए तो जाति वर्सेस धर्म की लड़ाई के आधार पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है। क्या कहना है आपका कि क्या इस मुद्दे के अलावा भी लोग बाकी मुद्दों पर ध्यान दे रहे हैं, या मुख्य मुद्दा यही 2 है? देखिए, जो चुनाव का पैटर्न रहा है उसमें क्षेत्र वाइज आप मुद्दों का आकलन कर सकते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो मुद्दे हैं इसमें किसानों का जो उत्पीड़न है, किसानों की जो समस्या है, जो जाट बेल्ट कहलाती है, खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश जिसे हरित प्रदेश भी बोलते हैं, यहाँ के किसानों ने पिछले 1 साल जो दिल्ली में बैठ के धरना दिया और जो जिन तकलीफों का सामना करना पड़ा और जिस तरह से यहाँ पर किसानों को शाहद मिली, वो मुद्दा पश्चिम उत्तर प्रदेश में यकीनन एक मायने रखता है। किसान चाहे किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसान अपने आप में एक बिरादरी है और अक्रॉस द पार्टी लाइन, अक्रॉस द जाति लाइन और अक्रॉस द धर्म, अगर आप इस बिरादरी का आकलन करेंगी तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान के अंदर रेजनमेंट साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। इसकी बार बार मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये संदेश देने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसान अपने आप में एक बिरादरी है। वो जाट, वो धर्म और जात से ऊपर उठकर वोट कर रहा है और वो अपनी एट्रोसिटीज पर, अपनी समस्याओं पर, अपने मुद्दों पर, अपनी एमएसपी पर, अपने बिजली के बिलों पर, अपने गन्ना मिलों के भुगतान पर, अपने कृषि बिलों पर जो उसका रिफ्ट रहा है केंद्र सरकार से, वो उस सेंटीमेंट के साथ वोट कर रहा है। हालांकि सिर्फ ये कहना
कि किसान ही यहाँ पर वोट करता है ऐसा नहीं है, अर्बन क्षेत्र भी है, अपर कास्ट भी है, सबके अपने अपने मुद्दे होते हैं। जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो अपर कास्ट है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ थोड़ा सा रिफ्ट उसका अपना रुझान नजर आता है, खासतौर उसमें ब्राह्मण देख लें, ठाकुर देख लें, बनिया देख लें, पंजाबी देख लें, इसका जो मिजाज होता है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके हटकर जो अदर बिरादरी है, चाहे अल्पसंख्यक देख लें, चाहे वो जाट देख लें, चाहे वो गुर्जर देख लें, चाहे वो दलित समुदाय देख लें या गैर जाटा बिरादरी देख लें, और अपने आप में किसानों को इन टोटलिटी देख लें, तो इन बिरादरियों का जो मत है या रुझान है वो गठबंधन के पक्ष में। तो कुल मिलाकर अब देखना यह है कि पलड़ा किस जी, वही मैं कह रही हूँ कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने जिस तरह से इन तमाम छोटी जातियों के बिरादरियों को साधने की कोशिश की है, जाति पर फोकस किया है, लेकिन बीजेपी की यदि बात करें तो धर्म की राजनीति को लेकर आगे जरूर बढ़े। देखिए, धर्म की राजनीति के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ा। जी, मैं इस बात को बार बार कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के आज की मैसेजिंग देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ की, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की आज की मैसेज। ठीक है बिलाल जी आपके पास आते हैं हमारे साथ जयवीर लगातार गाजियाबाद से। ठीक है बिलाल जी, आपके पास तौके पर ले जाना चाहते हैं। ठीक है जी, गाजियाबाद से हमारे साथ जयवीर लगातार बने हुए हैं। जयवीर जी लगातार जिस तरह से गाजियाबाद की हम बात कर रहे हैं, यदि तमाम जगहों के वोट परसेंटेज की बात करें तो 50% अभी तक 5 बजे तक गाजियाबाद में हुआ है। क्या लगता है आपको कि थोड़ा सा अर्बन एरिया होने की वजह से कहीं ना कहीं मतदान में कमी आई है, या कोरोना का भी कुछ असर दिखाई दे रहा है? और पिछली बार मतदान के प्रतिशत की बात करें तो कितनी कमी इसमें देखने को मिल रही है? देखिए, जो अभी आधिकारिक जो आंकड़ा आया है, जो मतदान प्रतिशत की बात करें तो गाजियाबाद जनपद का जो एवरेज मतदान है अभी लगभग 55.31% हो चुका है। वही बात करें लोनी की तो लोनी का 57.60% है, मुरादनगर 57.30% है, साहिबाबाद का 45% है, बात करें तो गाजियाबाद का 50.40% है, मोदीनगर सबसे ज्यादा है, यहाँ पर 63.53% जो आंकड़ा अभी तक मतदान का जो सरकारी आंकड़ों के अनुसार दिया गया वो है। अभी हालांकि कुछ समय बचा हुआ है, लास्ट का जो आखिरी आंकड़ा आएगा तो उम्मीद है कि कहीं ना कहीं आंकड़ा बढ़ेगा, क्योंकि जिला प्रशासन ने बता दूं जिला प्रशासन ने तमाम तैयारियां मतदान को लेकर। ठीक है, हमारे साथ लगातार ठीक है जयवीर आपके पास आते हैं, हमारे साथ लगातार दीपक भी बने हुए हैं। दीपक, जिस तरह से बिलाल जी का भी कहना था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जाति वर्सेस धर्म की लड़ाई तो चल ही रही है, लेकिन शामली की यदि हम बात करें तो शामली में स्थानीय मुद्दों को लेकर भी क्या लोगों ने आवाज उठाई है, क्या उस पर भी वोट किया है? खासतौर से युवाओं की और बेरोजगारी की यदि बात करें तो कितना मुद्दा दिखाई दिया आपको? दीपक जी, फोन के अनम्यूट बटन को चेक करिएगा। जी आपको बता दें, शामली की अगर बात की जाए तो शामली में क्षेत्रीय मुद्दे काफी दिखाई देते हैं, जिसको लेकर अगर बात चल रही थी, बता रहे थे कि किसानों का मुद्दा अहम मुद्दा था। शामली के अंदर भी सबसे बड़ा मुद्दा जो है किसानों का जो है बिल को लेकर बड़ा मुद्दा था, जो गन्ने का बिल लेके किसानों के अंदर भी एक कहीं ना कहीं नाराजगी दिखाई। वहीं अगर कैना विधानसभा की अगर बात की जाए तो कैना विधानसभा में युवाओं के अंदर एक बड़ा मुद्दा कहना है कि बेरोजगारी को लेकर एक काफी समस्या का सामना जो है युवाओं को करना पड़ता है। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा कैना विधानसभा में भी देखने को मिलता है। जी, हापुड़ से हमारे साथ अमन भी लगातार बने हुए हैं। अमन, यदि हापुड़ की बात करें तो जिस तरह से सपा आरएलडी तमाम छोटी जातियों को लेकर सामने आई है और उनको साधने का काम किया है, क्या लगता है आपको कि पलड़ा किस तरह का दिखाई दे रहा है हापुड़ में समाजवादी पार्टी को लेकर? तो देखिए, बात करें हापुड़ की तो हापुड़ से 4 बार के विधायक गजराज सिंह जो पहले कांग्रेस में थे, उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ जो है अब लोकदल का दामन थामा है, और इस बार उनको कहीं ना कहीं मजबूती दिखाई दे रही है। बात करें धोलाना की तो धोलाना से जो है सपा ने मदन चौहान का टिकट काटकर कहीं ना कहीं अपने सीट को खतरे में डाल दिया है। ठीक है, जो है मदन चौहान बसपा से टिकट लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो लगातार हम पहले चरण में चुनावी रण की बातचीत कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अमन, बहुत शुक्रिया। बिलाल जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। लगातार संवाददाता दीपक भी हमारे साथ जुड़े थे, अजेंद्र चौहान, जयवीर मावी गाजियाबाद से और गिरधर पचौरी मथुरा से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार यूपी के रण में हम पहले चरण की बातचीत कर रहे हैं, आगे भी आपको ताजा अपडेट देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।